हेलो एवरीवन, दिस इज शशिकांत कुमार फ्रॉम आईआईटी मद्रास। फाइनली हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज हम पहुंच चुके हैं अपने सेकेंड लेक्चर पर, जहां पर पहले लेक्चर में हमने बात करी हुई थी वेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। वेक्टर्स होता क्या है, वेक्टर के बारे में बहुत सारे टर्मोलॉजी के ऊपर बात करी हुई थी कि वेक्टर के होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए और किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। और अपने लास्ट टाइमिंग में ये बात करी हुई थी कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पर उससे पहले हमने लोकलाइज वेक्टर के बारे में बात करी हुई थी कि लोकलाइज वेक्टर क्या होते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग की बात करी गई थी। पैरेलल शिफ्टिंग किसके हम करते हैं, किसकी नहीं करते हैं। तो जो वेक्टर्स फ्री होते हैं उसकी हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। लोकलाइज वेक्टर वो वेक्टर थे जो फ्री वेक्टर्स नहीं होते हैं, हम उनकी पैरेलल शिफ्टिंग नहीं करती है। उसके बाद फर्दर हमने यूनिट वेक्टर के बारे में बात करा हुआ था। यूनिट वेक्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात करी हुई थी, जहाँ पर हम लोगों ने उसके जितने सारे टर्मोलॉजी थे उसके बारे में हमने डील करा हुआ था। जिससे अगर हम बात करें तो जो अपना यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर में हमने बात करा हुआ था कि यूनिट वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो हमने बोला था कि एक कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैप से डिनोट करते हैं, ऐसे टोपा लगा दीजिए आप इसको, ठीक है। दूसरी बात कर रहे थे कि यूनिट वेक्टर क्या जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, 1 होता है। तीसरी बात हमने इसमें करी हुई थी कि इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। नो हैव यूनिट्स, तो इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। रोटेशन क्या था, दूसरा मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है। तीसरा हमने बात करी हुई थी इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो और तीसरी जो बात करी हुई थी इसके लिए हम लोगों ने ये बात करा हुआ था। तीसरी जो बात हमने करी हुई थी, यूनिट वेक्टर का काम केवल होता है किसी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना, मतलब डायरेक्शन को बताना, ठीक है। और इसका दुनिया में कोई काम नहीं है। तो डायरेक्शन को क्या कर रहा था, ये स्पेसिफाई कर रहा था, ठीक है। तो ये 3 बातें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये तीनों बातें ही आपको क्या करना है, याद करने होते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के नोटेशन की बात करें तो उसे हम कैप से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। हमने पिछले क्लास में इसे प्रूव भी करा हुआ था 1 क्यों होता है। और यूनिट वेक्टर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, हमने इसे भी प्रूव करा हुआ था कोई डायरेक्शन क्यों नहीं होता है। इस सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। ये तीनों ही टर्म को हमने प्रूव करा हुआ था, राइट, जहाँ पर बहुत अच्छे से बात करी गई थी। अब अगर मान लेते हैं कोई अपने पास एक वेक्टर ए है, तो इसके हमें क्या कर रहे थे, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना था कि वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इस डायरेक्शन के लिए हमने बोला था कि इस वेक्टर का आप ए कैप लिखेंगे और इस वेक्टर को आप लिखिए, फिर इसके मॉड से इसके डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। ये हमने फॉर्मूले की भी बात करी हुई थी। इसको हमने पीछे डेराइव भी करा हुआ था कि ये आते कैसे हैं और इनके बारे में हम लोगों ने बहुत सारे टर्म के ऊपर बात करी हुई थी, ठीक है। तो आज की क्लासेस में हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं कि फर्दर इससे आगे क्या बात करने वाले, ठीक है। तो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं और अब आज की क्लास में क्या बात, आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं सपोज दैट, अगर हम इस मॉड को अगर इधर भगाते हैं, जो मॉडुलस फंक्शन है इसके बारे में बात हमने अच्छे से करा हुआ था। एक मॉडुलस एक होता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। इसके अंदर आप कुछ डालो, छुच्छा पॉजिटिव देगा, ठीक है। जहाँ पर हमने काफ़ी बात करी थी। तो जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ है वो जाकर देखिए, बहुत डिटेल में बात करी हुई वेक्टर के बारे में। वेक्टर का इंट्रोडक्शन काफ़ी लाजवाब है, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है, ऑसम। तो थोड़ी बहुत हम आगे चर्चा करते हैं। अगर हम इस मॉड को इधर भगाते हैं तो अपने पास जो वेक्टर्स होगा वो क्या होगा, ए मॉड और ए कैप, राइट। ये यहाँ पे क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए और ए कैप। अब इसके थोड़े बारे में बात कर लेते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। इसे लेट्स सपोज गिवन एग्जांपल, आपके पास कोई वेक्टर्स है, चलिए वेक्टर्स है, तो उसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है कि डायरेक्शन किधर होगा, तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे कोई वेक्टर बनाने हैं, तो किसी वेक्टर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ये मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, और उस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो किसी वेक्टर को अगर आप बनाने हैं तो उस वेक्टर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। इसे हमें क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बेटा तो ये तो हो चुके हैं पिछले क्लास में। इसे क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ क्वेश्चन है कि फॉर्म अ न्यू वेक्टर्स B in the direction of A, ठीक है, on magnitude 30। अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक B वेक्टर बनाना है A के डायरेक्शन में, और B का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 30 दिया है, राइट है। तो वो डायरेक्शन, वो वेक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अपने पास एक वेक्टर A होगा, पहले उसका कोई एक डायरेक्शन होगा, ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा वेक्टर क्या अपना है, B होगा, जो इसी की A के डायरेक्शन में ही दूसरा एक अपना क्या है, B वेक्टर्स है, ठीक है। तो अपना क्या है, एक B वेक्टर है जो A वेक्टर के डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं A वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसे रहा होगा, तो हमने B वेक्टर जो अपना है वो B वेक्टर भी इसी A वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो इस B वेक्टर आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, B वेक्टर फाइंड करना। B वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है,
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको 30 दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर मैं ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड देता हूँ। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मैं अपने मन से ले लेता हूँ 3, कितना ले लेता हूँ 3। यहाँ पर लेट्स मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि अगर कोई वेक्टर आपको बनानी है तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो अपने को बी वेक्टर बनाना है, तो बी वेक्टर बनाना है तो क्या चीज़ का मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 30 दिया है, राइट, लेकिन बी वेक्टर का डायरेक्शन नहीं पता है। तो कोई नहीं, बी वेक्टर जो है वो किस वेक्टर के डायरेक्शन में है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो अगर बी ए वेक्टर के डायरेक्शन में है तो ए वेक्टर का अगर आप डायरेक्शन फाइंड कर पाते हो, अगर ए वेक्टर का अगर डायरेक्शन आप फाइंड कर पाते हो तो जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, राइट। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, तो चलो, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन अगर मैं बात करूँ तो आप क्या लिखोगे, अपने पास ए वेक्टर ए है तो इसका डायरेक्शन निकालो ए कैप अपन में ए कैप ए वेक्टर अपन में मॉड में ए, ऐसे लिखा रखो ना। अगर ए वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना होगा तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपन में मॉड है। तो वेक्टर ए हो गया, ए वेक्टर का मॉड कितना आपने लिया है मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है। ये ए वेक्टर का डायरेक्शन आ गया, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन कितना आ गया दिस, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन अगर आपको मिल गया तो आपको ये बताया गया पहले से क्वेश्चन में बोला है कि जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा उधर ही बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो बस सिंपल सी बात है, अगर बी वेक्टर आपको फाइंड करना है तो बी वेक्टर के लिए क्या चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए बी का और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो ये वाला डायरेक्शन ले लो, ठीक है, बी वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। तो अब जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन होगा, बी का होगा। तो मैं सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ ए वेक्टर का डायरेक्शन कितना आया, बी का मैग्नीट्यूड दिया आपको 30, ए का डायरेक्शन कितना है, तो ए का डायरेक्शन जो होगा वही बी का डायरेक्शन होगा। तो ए का डायरेक्शन कितना है, ए वेक्टर्स अपन में 3, आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। तो क्या बी वेक्टर आपने बना लिया, सिंपल है, आप नोट कर लो, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कोई वेक्टर्स बनाना है तो बस आपको यही चीज़ देखना है, ठीक है। अपने पास वेक्टर बनाने के लिए डायरेक्शन होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। अब थोड़े सी यूनिट वेक्टर के ऊपर थोड़ी और बात कर लेते हैं, राइट। मिटा दूँ यहाँ तक, चलिए ठीक। हमने अभी तक से जो बात करी थी वो क्या थी, यूनिट वेक्टर के बारे में बात करी, ठीक है। तो अब अपने पास कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर है जो हमें फर्दर वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो स्पेशल यूनिट वेक्टर है उसको हम आगे चलकर तो बहुत अच्छे से देखने वाले ही हैं, लेकिन हम थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं, पहले से हिंट कर लेते हैं, हिंट ले लेते हैं कि नहीं जो अब स्पेशल वेक्टर आने वाले हैं वो क्या हैं, जो हमें फर्दर पूरी क्लास पूरी वेक्टर भर उनको देखना है, ठीक है। तो मैं इनको एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस होता है, ये अपना जेड एक्सिस होता है, ठीक है, ठीक, एक्सिस। तो जो अपने स्पेशल यूनिट वेक्टर है वो क्या है, एक आई कैप है, एक जे कैप है और एक क्या है के कैप है, यही 3 अपने स्पेशल यूनिट वेक्टर है। अब जो आई कैप होता है, जो आई यूनिट वेक्टर होता है वो एक्स एक्सिस के अलग होता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और जो जे यूनिट वेक्टर होता है वो किसके अलॉन्ग होता है, रिप्रेजेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और ये किसके अलॉन्ग होता है, अलोंग जेड एक्सिस के, ठीक है। तो ये अपने कुछ ऐसे स्पेशल यूनिट वेक्टर हैं जहाँ पर हमें सिर्फ 3 ही की बात करनी है। तो अपने पास 3 कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर है जो सिलेबस में क्या पूरी जब तक सब वेक्टर पढ़ रहे हो तब तक से इनकी बातें चलेगी, ठीक है। आगे चलकर जब रेजुलेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे, जब ट्रायंगल के हम रूल्स समझाएंगे तो वहाँ पर इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस होगी, वहाँ पर इनको हम आज बहुत अच्छे से डील भी करेंगे, ठीक है। तो इनका क्या इंपॉर्टेंस, बस यहाँ पर हम हिंट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर कुछ जानकारी इनसे, कुछ थोड़ी बहुत हम जो टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे उसमें इनका कुछ हम हेल्प ले लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया कि कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर हैं जो आई कैप, जे कैप और के कैप होता है। आई कैप हमेशा एक्स एक्सिस में होता है, जे कैप वाई में होता है और के कैप क्या होता है अपना जेड में होता है। ये बातें बस आपको याद कर लेनी है। चलिए मिटाता हूँ। तो अभी तक से हम लोगों ने जो बातें कर रहे थे वो सारी बातें क्या थी, एक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर के अंदर थी, ठीक है। अब हम बातें करने वाले हैं कि अब जो वेक्टर्स के बारे में अगर बात हो गई है, वेक्टर का हमने इंट्रो देख लिया और वेक्टरों में काफ़ी पॉइंट को हमने डील कर लिया, तो अब हम वेक्टर के उन पार्ट को डिस्कशन करने वाले हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत हमें हेल्प मिलेगा फर्दर आई के कंटेंट को समझने के लिए। तो हमारा अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, पर मैं उम्मीद करूँगा कि आप स्किप ना करें। देखिए काफ़ी आपको यूनिक मिलेगा और कुछ न कुछ नया रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जो सिलेबस में पढ़ा है, जो किताबें पढ़े वही चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। तो हम अब बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, राइट। अब देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत तरह से देखने को मिलते हैं, ठीक है।
पर अपने सिलेबस में जो रिक्वायरमेंट है, जो अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ने हैं, उतना ही हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा जंप नहीं करने वाले, ठीक है। और IIT JEE नीट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वेक्टर के, उनके बारे में तो खूब ढंग से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए। तो अपना जो पहला टाइप्स है वेक्टर्स का, वो क्या है? इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अब इक्वल वेक्टर्स क्या है? चलो, तो इक्वल वेक्टर की बात करें तो दोज वेक्टर्स हैव अ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब है कुछ ऐसे वेक्टर्स होंगे जिनका डायरेक्शन सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। ए वेक्टर, इसलिए लेट्स सपोज गिवन एग्जांपल, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है? बी है, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब मैंने समझा रखा है लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? लेंथ। तो जिनका जो लेंथ है दोनों का लेंथ क्या है? सेम है, और डायरेक्शन भी क्या है? इनका सेम है। तो लेंथ लेंथ भी इक्वल है और डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। तो आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर्स ए इज इक्वल टू वेक्टर्स बी, ठीक है। बस में ना, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन लिख सकता हूँ, दोज वेक्टर्स हैव इक्वल डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर हैव अ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड अ इक्वल वेक्टर, ठीक है। जहाँ पर आप एक एग्जांपल बना लो, ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लो, हो गया। चलिए अब हम दूसरे वेक्टर की बात करते हैं। अब टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। टाइप 2 जो है वो नीट और जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत ज़्यादा मतलब समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। इस वेक्टर को यूज कर जेईई नीट ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को फ्रेम करा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन को जेईई नीट ने फ्रेम करा हुआ है इस दूसरे वेक्टर को, जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, इस बात को हम समझते हैं। तो देखो, किसी वेक्टर को पैरेलल होने के लिए उसको दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। वो दो कंडीशन क्या है, अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इन वेक्टर को समझो आप, ठीक है। तो देखो, मैंने बात करा हुआ है कि पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल। दो वेक्टर को आप पैरेलल तभी कर सकते हो जब बोथ वेक्टर आर सेम डायरेक्शन। तो दोनों वेक्टर क्या हो? पहले आपका सेम डायरेक्शन होना चाहिए। जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन, तो बोथ वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर पैरेलल तब हो सकते हैं जब बोथ वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम है तो हम वेक्टर्स को क्या बोल सकते हैं? पैरेलल बोल सकते हैं। ये पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, वन वेक्टर्स इज स्केलर्स, मतलब आइदर वन वेक्टर शुड बी स्केलर्स नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। इस वर्ड को समझते हैं। मैंने क्या बोला कि दूसरा जो कंडीशन है ये कह रहा है कि कम से कम आपका एक जो वेक्टर्स होगा वो क्या होगा? स्केलर पॉजिटिव नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर होना चाहिए। अब ये जो लाइन है नॉन जीरो मल्टीपल, इस वर्ड को समझता हूँ, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आप डायग्राम को फोकस करो। डायग्राम को देखो, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। कहीं ना कहीं दोनों वेक्टर पैरेलल दिख रहे हैं, पर इसमें आप ऑब्जर्व करो, वेक्टर जो ए है और जो वेक्टर बी है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए से ज़्यादा है, राइट। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर ए से ज़्यादा है तो आप एज लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे? वेक्टर्स बी इज इक्वल टू एम ए वेक्टर्स। क्या आप ऐसे लिख पाओगे? राइट। अब जो एम आपका है, ये एम क्या है? यही एम स्केलर है। यही एम क्या है? नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर्स है, राइट है। ये एम, अब इस एम को तीन बातों में मैंने लिखा है। इस एम को तीन बात में लिखा है। पहला, इस एम को स्केलर होना चाहिए। दूसरा, इस एम को पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा, ये जो वेक्टर है नॉन जीरो मल्टीपल है। अब नॉन जीरो मल्टीपल का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं ये जीरो हो गया, क्या हो गया? तो जीरो हो गया। तो जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो छुच्छा जीरो। अब जिस दिन ये छुच्छा जीरो हो उस दिन ये बी वेक्टर क्या हो गया? नल वेक्टर हो गया, नल वेक्टर। तो नल वेक्टर अपने को नहीं चाहिए भाई। तो पैरेलल वेक्टर होने के लिए इस एम का होना जरूरी है, और एम के लिए कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए। स्केलर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आप समझ पाए इस बात को? इस बात को थोड़ा सा हम और अच्छे लेवल पर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इसे नोट करो। चलो मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अपने पास एक वेक्टर ए है। वेक्टर ए कितना है? a1 i कैप प्लस में b1 j कैप प्लस में c1 k कैप, राइट है। एक वेक्टर अपने पास b है जो b1 a2 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में c2 k कैप है, ठीक है। तो अब मैंने आपसे बोला कि ये वेक्टर a और b एक दूसरे के पैरेलल है। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम था, तो इसको हमने ऐसे लिख पाया, b इज इक्वल टू m
इंटू ए। तो m क्या है आप समझ गए, स्केलर है, पॉजिटिव है और नॉन जीरो है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कंडीशन दे रहा हूँ, इफ ये वेक्टर्स पैरेलल होगा बी वेक्टर के, क्या अगर वेक्टर्स अपना ए पैरेलल होगा बी वेक्टर के लिए तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, हम कंडीशन नहीं लगाएंगे ना, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो अपना क्या होगा, बी जो होगा एम ए होगा, हम ऐसे लिख पाएंगे। तो चलिए इस कंडीशन, इस फिगर को देखते हुए मैंने इसको ऐसे लिखा और मैंने बोला कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो मैंने यहाँ पैरेलल दिखा भी दिया, दिख गया पैरेलल। इस बात को पहले मिटा लेता हूँ, कुछ बातें इसमें कर लेता हूँ, ये हो चुका है ना। चलो देखो, तो अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो बी वेक्टर्स इज इक्वल टू एम ए वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैं रिजल्ट लेने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब देखो अपना बी वेक्टर कितना है, लिखो ए टू आई कैप प्लस में बी टू जे कैप प्लस में सी टू के कैप। एम ए वेक्टर कितना अपना है, ए वन आई कैप बी वन जे कैप प्लस में सी वन के कैप, राइट है। अगर आप m का सब में मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें भी m का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी m का, इसमें भी m का होगा, तो अपना क्या रिलेशन बनेगा, m a1 i कैप प्लस में m b1 j कैप प्लस में m c1 k कैप। इधर क्या अपना है, इधर तो अपना यही रहेगा, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा समझो, अब इक्वल के इस पर भी अपना i j और k कैप है, इक्वल के इस पर भी i j k कैप है, ठीक है। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर्स और ये वेक्टर अगर दोनों को इक्वल बता रहे हैं कि हम दोनों भैया इक्वल, तो इसका मतलब क्या, i ए कोफिशिएंट, j कोफिशिएंट और k कोफिशिएंट बोथ आर इक्वल, राइट। सॉरी, बोथ आर इक्वल करने का मतलब क्या है, गलत है। अगर मैंने बोला कि अगर ये दोनों वेक्टर अगर दावा कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि i वेक्टर इधर का और इधर का i वेक्टर का कोफिशिएंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, राइट। कहने का मतलब मेरा ये है ए टू आई कैप प्लस में बी टू जे कैप प्लस में सी टू के कैप, ठीक है। तो बहुत वेक्टर आर इक्वल मीन्स इनका जो कोफिशिएंट है आई जे के का, इनका कोफिशिएंट भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्या बात समझ में आए, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। मुझे लगता है ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, ये लाइनिंग इक्वल करो आप यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इक्वल कर ए टू इज इक्वल टू एम ए वन, देखो यहाँ का आई कैप यहाँ का आई कैप बराबर हो गया, ए बी वन सॉरी बी टू इज इक्वल टू एम बी वन, सी टू इज इक्वल टू एम सी वन। यहाँ से आप एम निकालो, एम कितना आएगा यहाँ से आपका, एम इज इक्वल टू ए वन अपन में ए टू, यहाँ से एम कितना आएगा, बी वन अपन में बी टू, यहाँ से आपका कितना आएगा एम, सी वन अपन में सी टू। अब देखो ये वाला इधर का सबका एम एम बराबर है लेफ्ट का, तो राइट भी आपस में क्या होगा, इक्वल होंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एज ए राइट ए वन ए टू इज इक्वल टू बी वन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपन में सी टू। अब ये जो मैंने रिजल्ट आपके सामने डिराइव करके लेकर आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सिर्फ यही नहीं बताया आपको कि दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उनके साथ क्या क्या बातें हो सकती है वो सारे बातें मैंने डील कर लिया, ठीक है। तो मैंने बोला कि दो वेक्टर पैरेलल होने के लिए दो कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, जो दो कंडीशन आपको लिखा गया था। अब वो दो कंडीशन को मैंने देखते हुए मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया। अब इस डायग्राम को मैंने लिखने का तरीका क्या बताया कि ये बी वेक्टर बड़ा है ए वेक्टर से, मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ए वेक्टर से, तो हम ऐसे लिख पाएंगे इसे बी इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है, तो उसमें मैं लिखा था कि स्केलर पॉजिटिव नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। तो ये एम क्या है, अपना स्केलर है, पॉजिटिव है और नॉन जीरो है। अब ये इसी को हमने सॉर्ट आउट करते हुए मैंने बोला कि चलिए ए और बी अगर पैरेलल होंगे यदि, तो अपना एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो मैंने इसको यहाँ पर पुट किया तो अपने को रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। अब ये रिलेशन जो इस्टेब्लिश हमने करा हुआ है, ये जो रिश्ता हमने लेकर आया है, ये रिश्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर बात कर लिया कि ए वन अपन में ए टू, बी वन अपन में टू और सी वन अपन में सी टू, जहाँ पर ये बात चलेंगे, ठीक है। तो आप इसको हमेशा आप याद रख लेना कि अगर दो वेक्टर ऐसे कुछ दिए हैं आई जे के कैप में, राइट है, अगर ये दोनों वेक्टर क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके जो कोफिशिएंट होंगे, इनके जो कोफिशिएंट होंगे ये वाले कोफिशिएंट, ये वाले कोफिशिएंट एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए वन अपन में ए टू इज इक्वल टू बी वन अपन में बी टू इज इक्वल टू सी वन अपन में सी टू। मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं, आप बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको बस इसे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ रहे हो, है ना, अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करो। तब से मैं इंक कर लेता हूँ, आप नोट करो। मेरे चाय पीने तक तो मैं मिटा दूँ इसे, चलो। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, जब यहाँ पर पहुँच ही गए हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, चलिए मैं इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 कैप प्लस में अल्फा जे कैप प्लस में 2 के कैप, राइट है। बी वेक्टर से अपना है माइनस आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप।
जहाँ पर मैंने बोला कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, मैंने ये कंडीशन दे दी आपको। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। तो आपको इस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट है। देखो अपने पास दो वेक्टर हैं और मैंने बोल दिया कि ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, राइट है। तो आपको फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा। तो सिंपल सी बात है ना, अभी तुमने बताया ना कि दो वेक्टर अगर दूसरे के पैरेलल होंगे तो क्या होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, इनके जो आई कोएफिशिएंट होंगे ये क्या होंगे, आपस में रेशियो में होंगे ना। तो 3/-1 इधर -1 इज इक्वल टू, इनके जो आई जे के कोएफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। सिंपल सी बात है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आई जे के कैप का जो रेशियो होगा उस रेशियो क्या होंगे, हमेशा दोनों वेक्टर के बराबर होंगे। तो 3/-1 इधर क्या हो गया, अल्फा/3 इज इक्वल टू 2/2। आपको क्या अल्फा निकालना है तो किसी एक को पकड़ लो, मैं इसी को पकड़ लेता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये अल्फा/3 इज इक्वल टू 2/2, ये कट गया, इधर 1 हो गया। तो 3 को उधर लगा दो, अल्फा इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया, हो गया आंसर। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे आप। पैरेलल वेक्टर मुझे लगता है आपको आ गया। अब बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। बस यहाँ पर मैं एंटी लगाया था, हाँ एंटी नहीं एंटी, तीसरा वेक्टर। अब इसमें भी हम वही बात करने वाले हैं जितना बात हमने करा था पैरेलल वेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, अब आपको फीलिंग आना स्टार्ट हो गया नहीं यार कहना क्या चाह रहा है टीचर, ठीक है। अब पैरेलल था तो उसमें इतना, अरे सॉरी एरो लग गया। अब पैरेलल था तो उसमें इतना बात करा, ठीक है। और एंटी पैरेलल होगा तो क्या बात करेंगे। तो वही चीज़ है, कंडीशन वही होना चाहिए, बस थोड़ी बहुत चेंजेज होंगे, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ इसे और मैं लिखता हूँ। तो आते हैं अपने दूसरे वेक्टर के ऊपर, सॉरी तीसरे वेक्टर के ऊपर। तो मैंने बोला कि अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो उनके लिए भी दो कंडीशंस। पहला भाई बोथ वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन, बात। दूसरा कंडीशन मोस्ट फील्ड, दूसरा कंडीशन फील्ड नहीं होता तो फिर बात आप पेंटिंग नहीं कर सकते हो। तो दूसरा वेक्टर मैंने वही बात बोली है, आइदर वेक्टर्स शुड बी स्केलर नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। बस आप समझ गए होंगे कि अब की बार जो अपने पास बी वेक्टर्स होगा, जैसे मान लो ए वेक्टर से है और दूसरा एक क्या है अपना बी वेक्टर से, तो बात वही होगी, अपना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ए वेक्टर से, तो हम जो लिख पाएंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। बस यहाँ पर थोड़ा सा फर्क क्या होगा कि जो अपना m होगा उसे क्या होना पड़ेगा, स्केलर होना पड़ेगा प्लस नॉन जीरो नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है तो आप इसे क्या बनाइए, नेगेटिव बनाइए, ठीक है। अब नेगेटिव बनाते हैं क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना एंटी पैरेलल वेक्टर। बात समझ गए। इसके लिए भी वही सारे कंडीशन जो हमने भी बताया पिछले क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन अगर इस पर भी आते हैं तो वैसे ही करेंगे जिस पर अपने पैरेलल वेक्टर से करें, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर और पैरेलल और इक्वल आपने 3 वेक्टर समझ गया, ठीक है। फोर्थ वेक्टर के ऊपर बात करते हैं जो काफ़ी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। नोट करिए, कोप्लेनर वेक्टर्स। किसका वेक्टर है, चौथा वेक्टर बात करने वाला, ठीक है। तो चौथे वेक्टर के ऊपर आते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है तो आप समझ पा रहे हो। को वर्ड को अगर ध्यान से देखो तो को मतलब होता है सेम, क्या होता है सेम। प्लेन मतलब आप समझ रहे हो, प्लेन होता है, ठीक है, कोई अपना 2D प्लेन, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो लिखा गया ना कोप्लेनर, यही बता रहा है कि कोप्लेनर वेक्टर होता क्या है। तो देखो दो या दो से अधिक वेक्टर अगर लोकेटेड है एक ही प्लेन में तो वैसे वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। मैं समझ रहा हूँ, समझ में आ गया। फिर समझो, मैंने बोला 2 वेक्टर या 2 or more vector are located in the same plane are called in the same plane it's called are called co-planar vectors, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। मैंने बोला कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, तो कोप्लेनर वेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक वेक्टर, 2 वेक्टर या 3 वेक्टर या 4 वेक्टर या 5 वेक्टर या 12 वेक्टर या कितना वेक्टर, ठीक है। 2 या 2 से अधिक वेक्टर अगर वो क्या लोकेटेड है एक ही प्लेन में तो हम वैसे ही वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, राइट है। इस एग्जाम्पल देखो, ये अपना प्लेन हो गया, मान लेता हूँ दिस इज प्लेन हियर और इसमें एक वेक्टर ए है
जिसका नाम ए है, एक वेक्टर ए है जिसका नाम बी है, एक वेक्टर ए है जिसका नाम क्या है सी है। अब देखो अपने पास 3 वेक्टर है और तीनों वेक्टर लोकेटेड है एक ही प्लेन में। तो तीनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे को कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। क्या होते हैं तीनों वेक्टर? कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, नोट कर लो। हम नोट कर लेते हैं और रिमार्क के लिए। देखो मैंने बोला कि 2 या 2 से अधिक वेक्टर क्या होते हैं, एक ही प्लेन में अगर लाइक कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, राइट। अब थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, एक नोट पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर। नोट पॉइंट का जो 2 वेक्टर्स होते हैं, अगर 2 वेक्टर आपको हैं, 2 वेक्टर, 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर याद कर लें। ठीक है, तो 2 वेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। तो मैंने बात करा है कोप्लेनर वेक्टर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 2 या 2 से अधिक वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में लाइक कर रहे हैं तो वैसे वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। इसमें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 2 वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसे आप लिख लेना इम्पोर्टेंट बनाकर। ठीक है, अगला लिखते हैं हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स। 5वां वेक्टर के ऊपर बात करते हैं अपन। 5वां वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल वेक्टर क्या है, तो 2 और मोर वेक्टर्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, 1 पॉइंट। यहाँ मैं क्या क्या लिखता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ कि 2 और मोर वेक्टर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम 1 पॉइंट। अगर 2 या 2 से अधिक वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओरिजिनेट जिसे मान लेता हूँ कि इसे बोलते हैं, देखो 2 और मोर वेक्टर आर ओरिजिनेट फ्रॉम 1 वेक्टर्स, ठीक है, इज कॉल्ड अ को इनिशियल वेक्टर, इज कॉल्ड अ को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, अब ओरिजिनल मतलब क्या होना है, ओरिजिनल मतलब जन्म लेना। जैसे मान लेते एक पॉइंट अपना हो गया, यहीं से एक ऐसे वेक्टर निकला, फिर यहीं से एक और निकला, यहीं से एक और निकला, यहीं से एक और निकला। ठीक है, तो दोज वेक्टर आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो ये ए वेक्टर्स है, ये बी वेक्टर्स है, ये सी है, ये ना डी वेक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल में नोट कर लो। आते हैं अगला वेक्टर के ऊपर, 6वां वेक्टर। तो अपना 6 जो वेक्टर है, 6 वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर की बात करते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर को समझने से पहले इनके वर्ड पर ध्यान दो। कोलिनियर, को मतलब सेम, अभी बताया मैंने। कोलिनियर मतलब क्या होता है, सेम। लीनियर मतलब क्या होता है, सीधा, स्ट्रेट लाइन। क्या, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दो वेक्टर्स अलोंग अ पैरेलल, 2 वेक्टर्स अलोंग अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन अ सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब अगर 2 वेक्टर्स, एक वेक्टर्स ए है, एक वेक्टर क्या है बी है, ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है स्ट्रेट लाइन के अलोंग। 2 वेक्टर्स क्या है, अलोंग अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन के अगर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तो हम इन्हीं दोनों वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। इसको आप लिख लो, समझ में आ गया। तो पहले लिख लो आप लोग, 2 वेक्टर अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन आर सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। अगर 2 वेक्टर्स क्या है, अगर एक ही लाइन में, सीधे एक ही लाइन में अगर क्या है, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। मुझे लगता है समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। बेसिक बात हो रही है, आगे चलेंगे तो फिर फोलेंगे हम लोग ना भाई, IIT वाले हैं, हल्के में थोड़ा लेगा। चलिए, कोलिनियर के बाद देखो बहुत सारे वेक्टर पढ़ने हैं, पर 2-3 और पढ़ लेते हैं। एक पोजीशन वेक्टर पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ लेते हैं, और एक नल जीरो वेक्टर पढ़ लेते हैं। ठीक है, 3 वेक्टर में और पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर
अगले क्लास में बात कर लेंगे। चलो, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। चलो मिटा दो इसको। और देखो सेवेंथ वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स, जीरो वेक्टर के बारे में सही से एग्जाम्पल नहीं लिया, एग्जाम्पल तो दे दिया था, दिस वेक्टर्स ए और बी, या तो ऐसे ले लो या तो ऐसे ले लो, एग्जाम्पल ले लेना भाई, हो गया। मिटा दो पिछले वाले का एग्जाम्पल। चलो जीरोज वेक्टर क्या होता है, जीरोज वेक्टर को हम एक चीज़ से और डिनोट करते हैं, नल वेक्टर। नल मतलब समझना, बोलते नल है बिल्कुल। नल वेक्टर क्या होता है, तो दोज वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड जीरो। कहने का मतलब ऐसा वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। तो इस बात को पहले लिख लो आप। वेक्टर्स हैव अ मैग्नीट्यूड जीरो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, वही क्या होगा, नल वेक्टर होगा। ठीक है, इसका नोटेशन कैसे होगा, डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, डिनोटेड बाई जीरो और इस पर ये वेक्टर लगाना। ठीक है, बहुत लोग ऐसे करते हैं पर ये गलत है। ठीक है, आप ऐसे करना, जीरो वेक्टर का नोटेशन है। ठीक है, इस एग्जाम्पल लेते हैं, एक वेक्टर अपना ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या है, माइनस ए है। ठीक है, और इनको हम ये जोड़ रहे हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, सेम है, पर दोनों वेक्टर क्या है, दूसरे के अपोजिट है, तो इनको ऐड करो, कितना आंसर आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो अपना जो आंसर है क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो ऐसे लिखना, आप जीरो के ऊपर वेक्टर लिखना। ठीक है, अगर ऐसे आपने लिख लिया, ए वेक्टर्स प्लस में माइनस ए वेक्टर्स, और आप नॉट इक्वल, अगर कैसे लिख दिया आपने, ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल है, नोट कर लो आप लोग। ठीक है, तो ये अभी क्या थे, पूरे टाइप्स थे। अभी अपने को दो वेक्टर्स और पढ़ने हैं, पोजीशंस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इन दोनों वेक्टर को मैं सिलेबस में डालकर पढ़ाऊँ। सिलेबस, अरे सॉरी, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि रेजुलेशन ऑफ, जब वेक्टर में पढ़ा रहा हूँ रेजुलेशन ऑफ वेक्टर, तो मैं वहीं पर रेजुलेशन ऑफ वेक्टर की जगह पर ही क्या करूँगा, पोजीशन ऑफ वेक्टर और पैरेलल वेक्टर पढ़ा दूँ। बहुत सारे टीचर्स इसको यही पर पढ़ा देते हैं, पर हम चाह रहे हैं कि इनको इतना ही बस रहने देते हैं। ठीक है, उनको हम अलग से सेपरेट पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उसमें बहुत सारे बातें करना है, क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो टाइप ऑफ वेक्टर में घुसकर न्यूमेरिकल करना थोड़ा बहुत तो क्या होता है, इरिटेटिंग होता है, कि टाइप्स ऑफ वेक्टर को जल्दी खत्म कर लो। ठीक है, तो आज का अपना जो सेशन रहा वो सिर्फ इस बात पर रहा कि हमने कितने टाइप के वेक्टर पढ़ने होते हैं और कितने टाइप के वेक्टर्स अपने एग्जाम के पढ़ने से रिलेवेंट है। तो एज अ नीट और एज अ जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जितना ज़रूरत था उतना वेक्टर को पढ़ लिया। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको भी हमने एज अ बेसिक से डील करा। ठीक है, खास बात यह है कि दो बातें छोड़ रहा हूँ, जिसका बात मैंने करा अभी, पोजीशन ऑफ वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम रेजुलेशन ऑफ वेक्टर में बात कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, एंजॉय करते हैं आज के सेशन के लिए, और हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं और अगले वीडियो में। ठीक है, आप लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, एंजॉय भी जरूर करो। ठीक है, थैंक यू।